स्ट्रेस अगर किसी को आ रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो सकते हैं? आज का दिन ये आपके हिसाब से अगर नहीं है तो वो स्ट्रेस निर्माण करेगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं है तो यू अपोज, यू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो रेजिस्टेंस इज स्ट्रेस। आपसे समझते हैं थॉट्स क्या है सर? हमारे ब्रेन को ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोला गया है। जब भी हम सोचते हैं तो वी आर सेंडिंग आउट अ फ्रीक्वेंसी इनटू द यूनिवर्स। जब भी हमारे दिमाग में विचार आता है तो वी आर रिसीविंग द सेम फ्रीक्वेंसीज इन द यूनिवर्स। तो सिंपल वे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि थॉट्स आर द वाइब्रेशंस दोज वी आर इमिटिंग थ्रू आवर ब्रेन्स। थॉट में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं फिर? थॉट्स कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते। थॉट्स आर जस्ट फ्रीक्वेंसीज। कोई कैसे पहचानेगा कि इमोशनली ट्रैप्ड है या नहीं है वो? किसी भी आदमी को डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाए, मतलब उसको स्क्वीज किया जाए, तो उसके अंदर से जो भी निकलेगा वो ट्रैप्ड होगा अंदर। पर अगर कोई ट्रैप है, फंस गया, तो क्या वो तोड़ सकता है क्या चीजों को, निकल सकता है क्या उनसे? यस यस यस। कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो डॉक्टर दयानंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स जिम के अंदर। कैसा है सर आप? धन्यवाद सर, मुझे द फाउंडर्स ड्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? बहुत शानदार, एकदम गजब। संडे का दिन है आज, और संडे को मैं ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि अदर काम नहीं होते ना, फिर पॉडकास्ट पे एकदम फोकस रहता है मेरा कि अब मेरे को लाइफ में, मैं जो लाइफ में कर रहा हूँ, मैं करना जो चाह रहा हूँ वो मैं कर पा रहा हूँ और एफर्टलेसली कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग अभी तक आई थिंक हमको दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था द फाउंडर्स जिम सर, और आज सितंबर चल रहा है। कुछ 9 महीने में हम 400 प्लस पॉडकास्ट शूट कर चुके हैं। वो मैंने देखा तो 1000 प्लस हो गया अभी टोटल। तो मतलब इतने पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, एफर्टलेसली कर पा रहे हैं। तो जब जो इंसान करना चाहता है और अगर वो हो रहा है एफर्टलेसली, इसका मतलब है सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे ही थोड़ा सा रिलक्टेंस आता है कि यार आप कुछ करना चाह, नहीं 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 नहीं, तो छोड़ देना चाहिए उसको और आगे बढ़ते रहना चाहिए। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर हैं वो ये बात बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पाया जा सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में क्यों नहीं है सर? यहीं से शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। अच्छा, मतलब आपका मतलब ये है कि मैं क्यों नहीं हूँ उसमें? तो मैं इसका यस तो मैं इसका नहीं सर, आंसर आप तो स्ट्रेस को रिलीव कर देना। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस की बात करते मैं हैं। दोनों दोनों इसमें हूँ। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ाता हूँ और स्ट्रेस के बारे में भी मैं जानकारी रखता हूँ। तो बेसिकली ऐसा है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया जाता है आजकल यूट्यूब पे, बहुत से वीडियोस हम देखते हैं कि मिलियनेयर कैसे बना जाए या 3 दिन में करोड़पति कैसे बना जाए। तो मैं जब वो देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि हम एक ही डायमेंशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ाई कर रहे हैं। हम्म। मतलब वी आर मेकिंग इट वेरी लीनियर कि अफर्मेशंस करो तो मिल मिल जाएगा, हम 100% मिल जाएगा। विजुअलाइज़ करो तो 100% मिल जाएगा। विज़न बोर्ड बनाओ 100% मिल जाएगा। तो ऐसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी जो भी टेक्निक्स देखते हैं, तो सिंगल डायरेक्शन से हम उसको देखते हैं, उसके दूसरे डायमेंशन को नहीं देखते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क ना होने के क्या रीज़न्स हैं, वो हमें पता नहीं है। वर्क करने के लिए क्या मेथड्स हैं, वो हम बताते हैं, लेकिन उसको ब्लॉक करने वाला जो हमारे अंदर है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। इसलिए मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ नहीं बोलता, क्योंकि लॉ ऐसा होता है कि जिसका रिजल्ट रिपीटेटिव हो। मतलब आज हम ग्रेविटी का लॉ है, आज हम एक चीज़ अगर यहाँ से छोड़ते हैं तो वो नीचे ही गिरेगी। अमेरिका में भी हम उस चीज़ को छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरेगी। तो ये लॉ हो गया। तो ये लॉ हो गया, उसमें रिपीटेटिवनेस होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। लेकिन इसमें रिपीटेटिवनेस नहीं है, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं। कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो नहीं हो सकता, इसके बारे में ज़्यादा कोई बात नहीं करता। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेन है कोर वाइब्रेशंस। हम जिन वाइब्रेशंस को वाइब्रेट कर रहे हैं, जो हमारे कोर में हैं, जिनको हम थॉट क्रिस्टल्स भी बोलते हैं, तो वो कोर वाइब्रेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। एंड वो डायमेंशन का हम कभी मतलब उस डायमेंशन को हम समझ नहीं पाते। इसलिए हर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर के कोर वाइब्रेशंस वहाँ तक नहीं मैच हो पाए होंगे, तो इसलिए वो नहीं अभी तक बिलियनियर या फिर टॉप 10 लिस्ट में नहीं है। तो थोड़ा सी आपसे समझते हैं थॉट्स क्या है सर? ओके, तो थोड़ा-सा थॉट्स के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। नेपोलियन हिल तो आपको पता ही होंगे, तो उन्होंने एक बुक लिखी है लॉ ऑफ सक्सेस। तो उसमें उन्होंने ग्राहम बेल जी का एक एक्सपेरिमेंट बताया है। तो ग्राहम बेल जी ने क्या किया कि एक आयरन रॉड लिया,
और उन्होंने बोला कि ये रॉड जैसे ही मैं वाइब्रेट करूंगा तो क्या होगा, इसके फाइंडिंग्स उन्होंने बताए। तो उन्होंने सबसे पहले तो उस रॉड को वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके वाइब्रेशन ह्यूमन सेंसेस में एक ही सेंस को परसीव हो रहे थे। जैसे जैसे उन्होंने उसके वाइब्रेशंस बढ़ाए तो उस रॉड में से एक एनर्जी इमिट होना स्टार्ट हो गई। तो सबसे लोअर लेवल की एनर्जी जिसको बोलते हैं वो है साउंड एनर्जी। उस रॉड में से साउंड एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो गई और उसके वाइब्रेशंस उन्होंने लेके के वो वाइब्रेशंस बढ़ाते बढ़ाते 32,000 हर्ट्ज पर सेकंड पर ले गए। तो वहां तक तो वो साउंड बहुत ही बढ़ गया और वो 40,000 तक बढ़ता बढ़ता चला गया। 40,000 को आवाज आना बंद हो गया। उसके बाद बहुत एक बड़ा गैप हो गया। 40,000 के बाद एक बड़ा गैप हो गया और उस गैप में कोई भी एनर्जी उस रॉड में से बाहर नहीं निकल रही थी। तो साउंड तक तो दो सेंसेस को एनर्जी समझ में आ रही थी, एक तो टच को या फिर हमारे ईयर्स को। 15 लाख साइकिल्स पर सेकंड इस फ्रीक्वेंसी को उस रॉड में से हीट इमिट होना स्टार्ट हो गई और हीट के बाद वो हीट कन्वर्ट हो गई लाइट में और ऐसे करते करते 30 लाख साइकिल्स पर सेकंड 3 मिलियन साइकिल्स पर सेकंड पे उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलना स्टार्ट हो गई और बहुत से ऐसे वाइब्रेशंस उस रॉड में से निकल रहे थे जो ह्यूमन परसेप्शन से, ह्यूमन सेंसेस से परे थे। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनको ये समझ में नहीं आया कि एनर्जी तो बाहर निकल रही है उस रॉड में से, लेकिन 40,000 से लेके 15 लाख तक जो एक ब्लैंक स्पेस था उसमें उस रॉड में से कुछ तो बाहर निकल रहा था जो ह्यूमन सेंसेस के परे था और कोई भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को डिटेक्ट नहीं हो रहा था। तो फाइनली उसका कंक्लूजन उन्होंने ये लिखा कि उस गैप में जो भी वाइब्रेशंस बाहर निकल रहे होंगे वो होंगे थॉट वाइब्रेशंस। थॉट वाइब्रेशंस मतलब हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होती हैं तो उन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज की वजह से हमारे ब्रेन से कुछ वाइब्रेशंस बाहर निकलते हैं। हमारे ब्रेन को ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ फ्रीक्वेंसीज बोला गया है। तो जब भी हम सोचते हैं तो वी आर सेंडिंग आउट अ फ्रीक्वेंसी इनटू द यूनिवर्स एंड जब भी हमारे दिमाग में विचार आता है तो वी आर रिसीविंग द सेम फ्रीक्वेंसीज इन द यूनिवर्स। इफ यू आस्क मी इन अ सिंपल वे तो सिंपल वे में हम ऐसे बोल सकते हैं कि थॉट्स आर द वाइब्रेशंस दोज वी आर इमिटिंग थ्रू आवर ब्रेन्स। तो थॉट में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं फिर? ऐसा मतलब हम कैटेगरी नहीं कर सकते। मैं जब भी इसके बारे में सोचता हूँ तो थॉट कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते। मतलब थॉट्स आर जस्ट फ्रीक्वेंसीज। उसको वजन देने का काम या फिर उसको हेवीनेस देने का काम दूसरी एक चीज करती है, लेकिन थॉट्स कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सपोज कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल चल रहा है आईपीएल का और आप मुझे बोल रहे हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहिए, तो क्या ये थॉट पॉजिटिव है और नेगेटिव है? तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मैं तो आप पे चिढ़ जाऊंगा। मैं इंडिया के साइड का हूं तो मेरे हिसाब से वो थॉट नेगेटिव है। करेक्ट। तो अगर आप ऑस्ट्रेलियन हैं तो ऑस्ट्रेलियन पर्सन के हिसाब से वो थॉट पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं 10 लोगों को ये सोचने के लिए बोलूं कि तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ऐसा सोचो, तो क्या लगता है आपको? ये विचार तो पॉजिटिव लगता है। सो कॉल्ड हमने हमारे आजू बाजू में जो भी लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, लेकिन हर एक पर्सन उस चीज को पॉजिटिवली नहीं लेगा। कोई पर्सन ऐसे भी ले सकता है नहीं मेरी उतनी औकात नहीं है। करेक्ट। तो इसका मतलब है उस पर्सन के हिसाब से जब भी वो 1 करोड़ रुपए के बारे में सोचेगा तब वो सोचेगा कि मेरी वो औकात नहीं है। और कोई सोचेगा मेरी औकात बहुत ज्यादा है। हाँ, कोई सोचेगा ज्यादा है। या ये दोनों इनके मतलब कोई कोई पर्सन वाइब्रेट करेगा कि यस इट कैन हैपन और कोई आदमी ये भी कोई व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि मेरी वो औकात नहीं है। तो 1 करोड़ रुपए होना ये थॉट किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं थॉट बिहाइंड द थॉट, जिसको इमोशंस भी बोला जाता है, राइट? सो बेसिकली थॉट्स आर नेवर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज थिंकिंग अबाउट इट। तो अभी बोल रहे हो सर थॉट
तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, थॉट बिहाइंड थॉट कुछ होता है। ठीक है, तो अब लोग जो अफर्मेशन करते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बताया कि जैसे जैसे आप बोलोगे मेरे को कॉफ़ी चाहिए तो कॉफ़ी आ जाएगी, 1 करोड़ रुपए चाहिए तो 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, गहना चाहिए तो गहने आ जाएंगे। तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब बोलना ये नहीं है, सही नहीं है। अफर्मेशंस को हमने अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। सी इसको हम काउंटर इंटेंशंस बोल सकते हैं। मतलब हम घर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से सबकॉन्शियस माइंड से अगर उसके ईएमआई के बारे में, उसके डाउन पेमेंट के बारे में सोच के हम उसको अगर निगेट कर रहे हैं, उसको अगर हम मतलब अपोज कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है काउंटर इंटेंशंस। तो काउंटर इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। तो आप अफर्मेशंस तो कर रहे हो, लेकिन अफर्मेशन करते वक्त अगर आपके अंदर से काउंटर इंटेंशंस बाहर निकल रहे हैं, मतलब थॉट अलग है, इमोशंस अलग बाहर निकल रहे हैं, तो उस केस में अफर्मेशंस वर्क नहीं करेंगे सर। नहीं तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब मतलब आपको सोचना नहीं कि आपके पास है या नहीं है। तो मान लो किसी के पॉकेट में 10,000 रुपये ही है, अब वो फ्रिज लेने चला गया 50,000 का, उसने एफर्मेशन किया था मेरे को 50,000 फ्रिज चाहिए, 50,000 का फ्रिज चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड निकाल के जाके मेरे पास तो है, बट एक्चुअल बैंक में तो नहीं है ना। तो इमोशंस तो अपने आप नेगेटिव आएंगे वो तो। हाँ, मतलब इट डिपेंड्स। कोई सोच सकता है कि क्रेडिट कार्ड के पैसे भी मेरे ही पैसे हैं, तो आई कैन स्पेंड ऑन इट। तो और कोई सोच सकता है कि मैं ये लोन ले रहा हूँ क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके। तो मैं बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमोशंस जो भी हैं, आप जो भी एक्शन करते हो या जो भी करते हो, अफर्मेशंस करते हो, विजन बोर्ड्स बनाते हो, तो आपके अंदर से क्या निकल रहा है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट देन द वर्डिंग एंड एवरीथिंग ऑफ अफर्मेशंस। मतलब जैसे मान लो किसी की इमोशंस बहुत हाई है, मतलब मेरे इमोशंस बहुत हाई है कि मतलब ये पॉडकास्ट में ये बंदा भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सारे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इमोशंस तो बहुत हाई है, एफर्मेशन भी बहुत तगड़ी है। यस, होना ही चाहिए। इफ देयर इज नथिंग दैट इज नेगेटिंग योर थॉट, देन इट इज 100% पॉसिबल। तो फिर इमोशंस के बारे में बताइए, मतलब इमोशंस की वाइब्रेशंस कैसे आती है? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हर थॉट के पीछे का इमोशन कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है। इसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसको क्रिटिकल फिल्टर बोला जाता है। तो क्रिटिकल फिल्टर हमारे 5 सेंसेस और लॉजिक, इन 6 चीज़ों का बनाया होता है। तो इन 6 चीज़ों का बना होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि हाथी लाल रंग का है, हुँ। मैंने थॉट तो जनरेट कर दिया, तो वो मैनिफेस्ट होगा। हाथी लाल रंग का है, तो इसको चेक करने का मैकेनिज़्म हमारे अंदर है। तो सबसे पहले तो उसका अगर कोई मेमोरी है उस चीज़ की, तो मेमोरी को हम रिकॉल करेंगे, या फिर कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है, तो उसको हम रिकॉल करेंगे, उससे उसको चेक करेंगे, हमारा लॉजिक उसको लगाएँगे, और फाइनली उसके पीछे का इमोशन तैयार होगा कि नहीं, ये लाल रंग के नहीं होते। इसी हिसाब से मतलब हमारा जो क्रिटिकल फ़िल्टर है, वो हर एक थॉट को इस तरह से चेक करता है, क्योंकि दिन में ऐसे बोला जाता है कि हम 65 टू 70,000 थॉट्स करते हैं। वो अगर थॉट्स सभी मैनिफेस्ट होने लगे, तो आवर लाइफ विल बी chaotic। इसमें से बहुत से थॉट्स हम ऐसे ही फालतू में कर देते हैं। जा रहे रोड से, कार दिखी, ये उड़ने लगेगी तो क्या होगा? ऐसे ही सोचते हैं। बिल्कुल। तो उन थॉट्स में कोई वज़न नहीं होता, उसके पीछे कुछ इमोशन नहीं होता, हम ऐसे ही हँस के उसको उड़ा देते हैं। लेकिन थॉट के पीछे का इमोशन, अगर कोई थॉट बहुत डीपली आप अगर कर रहे हो, विथ इमोशंस आप कर रहे हो, तो इमोशन की वजह से उसको वज़न प्राप्त होता है, थॉट्स को। तो हर थॉट के पीछे कौन से इमोशन का वज़न है, ये डिसाइड करने के लिए क्रिटिकल फ़िल्टर होता है। तो वो क्रिटिकल फ़िल्टर हमेशा देखता है, सुनता है, जो भी 5 सेंसेस है उसको मतलब देखते हैं, और वो डिसाइड करते हैं कि फाइनली क्या करना है। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिवर्स एक कैंटीन है, और हम दोनों गए हैं कैंटीन में, और वेटर खड़ा है ऑर्डर लेने के लिए, और हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर करें। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, क्या ऑर्डर करें, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो वेटर हर एक चीज़ लिख रहा है, इसने ये बोला, इसने ये बोला। वो क्या लिखता है, फाइनली हम दोनों जो बातें करके डिसाइड करके उसको बोलते हैं, वो लिख लेता है। ऐसे ही थॉट्स के बारे में भी होता है।
हम इतने सारे थॉट्स करते हैं, लेकिन फाइनली जो थॉट इमोशन के साथ हम बाहर छोड़ते हैं, उस पे यूनिवर्स वर्क कर। मतलब किस तरह के इमोशंस पे वर्क करेगा? मतलब स्ट्रेस आउट इमोशन पे, मतलब बहुत अंदर से तड़प के बोला गया मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उस पे वर्क करेगा? या फिर खुशी खुशी बोला कि अरे वेटर साहब मेरे को ये दे दो? या फिर डांट के बोला बेटर मेरे लिए लेके आ तू? या फिर हंसते हंसते रोते रोते, मतलब किस इमोशंस के साथ में उसको बोला गया? वो तो एक वेटर हो गया, ठीक है, अभी वेटर की बात कर रहे हैं तो अच्छा वेटर, सर मेरे लिए एक पूड़ी भाजी ले आना और एक इडली डोसा ले आना, मतलब इस नॉर्मल टोन में एक बोलेंगे। और यूनिवर्स की क्या टोन है सर? मतलब कैसे समझाए यूनिवर्स को कि हमारी ये डिमांड है? अच्छा, इसको समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग सा आपको एक ये देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। अभी आप इसको पर्सनली नहीं, लेकिन थोड़ा एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश अब करते बताओ हैं ना, मेरा तो कि सीखना है आपसे आज। हाँ, सपोज कि आप महीने का 50,000 कमाते हो, ठीक है। ठीक है? और एकदम से आपको बोला गया कि आपको ऐसे विजुअलाइज करना है या फिर ऐसा थॉट सेंड करना है कि आप महीने का 2 लाख कमा रहे हो, ठीक है? तो आप मुझे ये पूछ रहे हो कि 2 लाख का वाइब्रेशन मैं कैसे तैयार करूं ताकि मुझे वो चीज़ मिले? मैं अगर आपको बोलूं कि 50,000 मुझे मिल जाए, या अब अगर आप सोचने लगो, तो आपके अंदर से कैसी वाइब्रेशन निकलने लगेगी? सर मिल जाए? हाँ, 50,000 कमा ही रहे हो, नॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं लगेगा, नॉर्मल वही वाइब्रेशन 2 लाख के लिए निकलनी चाहिए। मिल जाएगा, हो जाएगा। हाँ, मतलब जो 50,000 के लिए आपकी वाइब्रेशन निकलेगी, बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव इट, राइट? तो वही उसी टाइप का नॉर्मल, अगर आपका ये मतलब ये तो क्या मतलब पता 50,000 तो कमा ही रहा हूँ मैं। वही सेम ईज़ अगर 2 लाख के बारे में हो जाए, तो 2 लाख के लिए आप ट्यून हो गए। और मान लो कि गलत, मतलब 75,000 या 1 लाख के लिए ट्यून हुए तो वो मिलेगा? हाँ, मतलब अगर आप जिस चीज़ के बारे में ट्यून्ड होते हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है। नहीं तो इसमें गैप है ना सर, एक बहुत बड़ा गैप क्या है? जैसे गैप ये है कि मैंने मान लो कि अट्रैक्ट किया 50,000 रुपये मैं अभी कमा रहा हूँ, मैंने 2 लाख रुपए के लिए सोचने चालू किया, बट थोड़ा सी अंदर दिमाग में नहीं नहीं यार 2 लाख तो नहीं आ पाएगा, 1.5 लाख तक पहुंच सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ आ सकता है, एक वाइब्रेशन आई, तो ना तो मैं 2 लाख का रहा, ना मैं 1.5 लाख का रहा, मैं अभी 50,000 गई हूँ, तो मिलेगा क्या मुझे? मिलेगा वही, जो भी आपको अभी मिल रहा है, क्योंकि जिस क्षण आप डाउट पैदा करते हो, क्योंकि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मैनिफेस्टेशन इज टू डिसाइड व्हाट यू वांट। हम्म। अगर आप कोई दुकानदार के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि मुझे एक साबुन देना, तो वो साबुन देने जाता है, नहीं नहीं एक काम करो, मुझे 1 लीटर तेल देना। वो फिर साबुन रख के तेल लेने जाता, नहीं नहीं एक काम करो, शक्कर ही दे दो। अगर आप ऐसा करते बैठोगे, तो वो दुकानदार तुम्हें बोलेगा नहीं भई यहाँ कुछ नहीं मिलता, चले जाओ यहाँ से। आप यूनिवर्स से कुछ ऐसा ही तो नहीं कर रहे हो कि आज मुझे 2 लाख चाहिए, नहीं 1.5 लाख चाहिए। नहीं, नहीं ऐसा करो कि मैं फॉरेन ट्रिप करना चाहता। इफ यू आर कन्फ्यूजिंग द यूनिवर्स विथ योर ऑर्डर्स, देन यूनिवर्स विल गिव यू नथिंग। जो मिल रहा है वही सही है। तो डोंट कन्फ्यूज द यूनिवर्स विथ मल्टीपल योर विशेस इन द सेम कैटेगरी। मतलब अभी कह रहा अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एंड योर क्लैरिटी आल्सो। कि चाहिए क्या भाई, ये बता दो कि वो मिल जाएगा, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो वो नहीं मिलेगा। सही है। मतलब फिर वाइब्रेशन, मतलब सिर्फ ऐसा अलाइनमेंट रखना है कि अभिषेक जो 2 लाख रुपये महीने का कमाना है तो कमाना है, बाहर में जाए बाकी और कुछ नहीं चाहिए, उसी पे फोकस करेंगे ऐसा? मतलब गुस्से वाली वाइब्रेशन होनी चाहिए? नहीं, इससे मैं थोड़ा अरे मतलब क्योंकि कम आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के तो अग्रेशन आता है आदमी में कि यार नहीं यार करना है, करके रहेंगे, कुछ भी करेंगे। इसको अभी हम यही एग्जाम्पल को आगे ले जाते हैं कि आपको 2 लाख रुपए महीने का कमाना है, ठीक है? ये एक तो आपको फाइनल होना चाहिए कि मुझे 2 लाख ही चाहिए। जैसे आपने बोला कि 1.5 लाख के मेरे दिमाग में आ सकता है, बीच में आ सकता है कि शायद 5 लाख माँगता तो अच्छा रहता। ऐसा कुछ नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। तो वो अगर फाइनल आउटकम आपका फिक्स होना चाहिए। एक बार फाइनल आउटकम फिक्स हो गया, तो उसको भूलना चाहिए। भूल जाओ। यस, और फोकस करो एक्शंस पे। मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ कि 2 लाख से आप, मतलब मेरा ये पर्सनल सीक्रेट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कर दो सर आज तो। अगर मुझे 2 लाख के लिए विजुअलाइज़ करना है, तो आई मेक दैट गोल यूनिवर्सल। मतलब उससे मैं कितना खुश होऊँगा, ये मैं कभी नहीं देखता। मैं इसके बारे में वो सोचता हूँ कि इससे, इन पैसों से दूसरे लोग कैसे खुश हो रहे हैं। मतलब
बहुत बार क्या होता है कि हमारे बारे में सोचते वक्त हम उसको बहुत अटैच हो जाते हैं ऐसे, और अटैचमेंट इज वेरी हार्मफुल टू द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो अटैच में उसके बाद में मैं डिटैचमेंट के बारे में बात करूंगा, लेकिन फाइनल आउटकम को आप यूनिवर्सल कर दो, सोसाइटी से कनेक्ट कर दो, आपको छोड़ के और दूसरे एस्पेक्ट्स को कनेक्ट कर दो। तो ये तो मैनिपुलेशन हो गया ना अपने साथ, ये तो साफ 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 झूठ हो गया कि नहीं नहीं मेरे को तो पैसा मिलेगा, ठीक है, बट मैं तरीका कर रहा हूँ कि ये 5 लोग खुश हो जाएंगे, पर मैं मनी मन तो मैं खुश हो रहा हूँ। नहीं, अभी आप ये तो गलत हो गया सर। नहीं, मैं इसके बारे में भी बोलता हूँ। वैसा होता है एक्चुअल में। अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हो या फिर कुछ ये एक ऑफिस चलाते हो, तो जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है वैसे स्टाफ की भी ग्रोथ हो रही सबकी है। ग्रोथ हो रही है, ऑटोमेटिक हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप खुद ही के बारे में आप ये सोच सकते हो कि मेरा गोल अगर अचीव हो गया तो मैं स्टाफ का पेमेंट 20,000 से 50,000 कर दूंगा। दिस इज नॉट मैनिपुलेशन, दिस इज द एक्चुअल थिंग दैट यू विल डू इन द फ्यूचर, राइट? सो मेक दैट गोल रिलेटेड टू अदर पीपल, जिससे कि डिटैचमेंट पैदा हो और जिससे कि आपका गोल यूनिवर्स तक भी जाते वक्त सही तरीके से जाएगा। और उसके बाद आपके हाथ में जो स्टेप्स हैं, मतलब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं और बहुत बार हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि उसको विजुअलाइज करो, उससे अटैच्ड रहो, उसके बारे में अफर्मेशंस करो। ये करने में कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो इसके 2 पार्ट होते हैं कोई भी चीज़ के, एक लॉजिकल पार्ट होता है, एक इलॉजिकल पार्ट होता है। मतलब एक एक पार्ट हमारे हाथ में होता है ये करना, और दूसरा होता है जो हमें हमारा फाइनल आउटकम है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें फोकस करना चाहिए हमें जो करना है उस पे। तो फोकस ऑन योर एक्शंस, ओके, रादर देन द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम एक बार विजुअलाइज कर दो और छोड़ दो और स्टेप्स पे फोकस करो। वन टाइम विजुअलाइज कर लो बस। नहीं, विजुअलाइज करके छोड़ दो, हर रोज करो, लेकिन हर रोज उसके बारे में, आउटकम के बारे में सोचना बंद कर दो। मतलब इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नेचर को अगर मैनिफेस्ट करना हो कोई चीज तो वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा। अगर उसको एक पेड़ मैनिफेस्ट करना है तो जैसे हम थॉट से मैनिफेस्टेशन की स्टार्ट करते हैं, जैसे वो सीड बोएगा और उसमें से वो मैनिफेस्ट होगा पूरा पेड़। तो उस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में क्या क्या आड़े आ सकता है, हर रोज आपको सीड अगर निकाल के देखें, उसको चेक करें, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा पेड़। उसी तरह से अगर हम हर रोज हमारा प्रोग्रेस क्या हो गया, मतलब मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, तो उसके बारे में क्या हुआ, प्रोग्रेस क्या हुआ, अभी मैं कितना कमा रहा हूँ। अगर 2 लाख के बारे में ऐसे ही अगर आप सोचते रहोगे तो वो चीज होगी सीड को बाहर निकालने जैसी। आप फोकस करो कि 2 लाख रुपए मिला, 2 लाख रुपए अर्न करने के लिए आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। फोकस ऑन द स्टेप्स कि मुझे, ठीक है, मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट करूंगा, मेरा 100 वीडियोस का बैंकिंग होगा, 100 वीडियोस का बैंकिंग के बाद मैं ये करूंगा, स्क्रिप्ट हायर करूंगा, टीम हायर करूंगा। ये जो चीज़ें वो आपके हाथ में है, उस पर फोकस करो। और विजुअलाइज एंड मैनिफेस्टेशन की ये तो चीज़ें हम कर ही रहे हैं, लेकिन उससे अटैचमेंट मत रखो। मतलब इन सब चीज़ के बीच में तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है जब पूरा नहीं हो रहा होता है, तो फिर उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि तो अनकंट्रोलेबल चीज़ है। हाँ, तो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे इमोशन के बारे में, मैं थोड़ा इमोशन के बारे में बात करूंगा। इमोशंस पॉजिटिव और नेगेटिव सब होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमें 100% पॉजिटिव इमोशंस ही सोचने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी इमोशन इज अ वैलिड इमोशन। यू कैनॉट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट इमोशंस। मतलब वर्ल्ड विदाउट पॉजिटिव इमोशंस, वर्ल्ड विदाउट नेगेटिव इमोशंस, वो पूरा ही मतलब कुछ भी ये नहीं रहेगा, मीनिंग नहीं रहेगा जीने के लिए अगर नेगेटिव इमोशंस निकाल दिए जाए तो सबसे पहले तो नेगेटिव इमोशंस होते क्यों हैं? नेगेटिव इमोशंस आर पार्ट ऑफ आवर सर्वाइवल मैकेनिज्म। जैसे कि अगर आपको डर लगना बंद हो जाए, सॉरी, किसी को भी डर लगना बंद हो जाए, तो वो रोड पे किसी गाड़ी के भी आगे आके जा सकता है। पागल कहते हैं हाँ, इसको, पागल कहते हैं। वो तो मतलब डर ही नहीं लग रहा, आगे से कोई गाड़ी आ रही है, डर ही नहीं लग रहा। ठोक देंगे इसको। यस, सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म।
बहुत पेरेंट्स मेरे पास बच्चों को लेके आते हैं और बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है, लेकिन इसको टेंशन नहीं आ रहा, इसका हमें टेंशन आ रहा है। तो टेंशन जब तक नहीं आता तब तक वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो टेंशन आना ज़रूरी है उस केस में। या फिर अगर आपको इनसिक्योरिटी ना लगे तो आप काम भी नहीं करोगे। तो दीज आर द ड्राइविंग फोर्सेस, नेगेटिव इमोशंस आर द ड्राइविंग फोर्सेस इन आवर लाइफ, राइट? सो दे मेक यू टू वर्क। अगर सुबह सुबह आप गार्डन में जाते हो तो गार्डन में लोग 5 किलोमीटर घूमने के लिए आते हैं, तो उनको डॉक्टर ने शायद बोला हुआ होता है कि रोज 5 किलोमीटर आपको चलना है, नहीं तो कुछ आपका ये नहीं है, खैर नहीं है आपकी। तो वो थ्रेट है उनके पीछे हेल्थ की, इसलिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। इससे थोड़ा अलग मतलब एक्सरसाइज ही करते हैं, लेकिन जिम में एक्सरसाइज करने वाले जो होते हैं उनका पॉजिटिव इमोशन हो सकता है कि इससे मेरे बाइसेप बनेंगे, ट्राइसेप बनेंगे। एक्सरसाइज करने का एक्ट सेम है, लेकिन मोटिवेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो नेगेटिव इमोशन ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। मतलब नेगेटिव इमोशन उससे ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है। ये मैं मेरे कभी-कभी ऐसा होता है ना, गुस्से-गुस्से में कोई चीज़ बोल देते हो सच हो जाती है। ऐसा होता है बहुत लोगों के होता साथ है, में बहुत लोगों के साथ होता है। कि गुस्से में बोला, नेगेटिव बोला, हाँ, नहीं मैं तो सर नहीं करना चाहता। नहीं होता है ना, वो भी होता है। अब एज़ अ प्रोफ़ेसर मैं आपको बताऊँ, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, तो बच्चों को अगर मैं बोलता हूँ कि इस सैटरडे तक आपने ये असाइनमेंट नहीं लेके आए, तो लेके आए तो मैं 20 मार्क दूँगा। इस केस में बहुत कम लोग लेके आते हैं। लेकिन अगर मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं लेके आए, तो मैं फ़ेल कर दूँगा। तो उस केस में बहुत लड़के लेके आते हैं। तो नेगेटिव थ्रेट्स बहुत काम करते हैं। तो इससे ये क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशन अगर दोनों वैलिड हैं, तो ऐसे क्यों बोला जाता है कि पॉजिटिव थिंकिंग करो, नेगेटिव ना करो? ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इसके लिए थोड़ा हम इसका समझने की कोशिश करते हैं कि नेगेटिव मतलब इमोशन तभी वैलिड है जब भी वो फ्लोइंग है। इमोशन आया, चला गया, वेरी वैलिड इमोशन। 10th के एग्ज़ाम का अभी आपको टेंशन नहीं है। 10th के एग्ज़ाम के वक़्त वो टेंशन आया और चला गया। इट इज़ कॉल्ड एज़ अ प्रोसेस्ड इमोशन। उसका प्रोसेसिंग हो गया, वो सिस्टम से ही चला गया। लेकिन वो इमोशंस हार्मफुल हैं जो आए और प्रोसेस नहीं हुए और सिस्टम से नहीं गए। जैसे कि बचपन में मुझे सर ने डाँटा था। आज भी जब भी मैं उनकी याद करता हूँ, उनको याद करता हूँ, तो उनकी याद के साथ मुझे गुस्सा भी महसूस होता है। मतलब यू आर कैरिंग चार्ज विद दैट पर्सन इन योर माइंड। दैट मीन्स दैट एंगर इज अनप्रोसेस्ड एंगर। वो आपके अंदर है, पड़ा हुआ है अभी। कल मेरे साथ सेम चीज़ हुई जो भी आपने बोली कि इमोशंस, जैसे एक मैं गली में एक वॉक कर रहा था मेरी बेटी के साथ में, तो एक घर दिखता है मेरे को, वो घर पे वो ऐसी टाइल्स है जो मेरी मैडम के घर पे टाइल्स थी, उन मैडम का नाम था रानी मैडम। तो मैं सेकंड थर्ड क्लास में था, तो मैं उनकी ट्यूशन जाता, तो मारती बहुत तगड़ा थी वो, और वो ऐसा मारती थी सर, मतलब अगर अभी आज भी मैं अगर मेरे को वो ऐसा रहता है, जैसे मैंने वो टाइल्स देख ली तो घर के उनको सेम टाइल्स हाथ में झंझनाहट हो गई मेरे कलर छाप को। मैं कहा यार ये तो वो वापस चीज याद आ गई, मतलब सेकंड क्लास में, आज से पता कितने साल पहले की बात है, बट वो मेरे को झंझनाहट दे दी कल उसने। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अनप्रोसेस्ड इमोशन। और वो इमोशन इनवैलिड है। मतलब अभी आपने बोला ना कि वो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी मुझे याद आया कि मेरे पहचान के एक डॉक्टर हैं, तो उनको धूल से एलर्जी है, डस्ट से। तो डस्ट से उनको अस्थमा का अटैक आता है। तो एक बार वो ऐसे इंग्लिश मूवी देखने गए और उस मूवी में बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे थे और पर्दे पे उन्होंने वो धूल उड़ते हुए देखी और थिएटर में उनको अस्थमा का अटैक आ गया। एक्चुअली ही हैज रिलेटेड डस्ट विद द अस्थमा अटैक। उसके बाद उनको बार-बार ये चीज़ होने लगी। एक बार उन्होंने मुझे घर बुलाया, सर घर आके मुझे देखो, कुछ तो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो मैं उनके घर में गया और मुझे उन्होंने पूरी कहानी बताई। मैंने थोड़ा घर में इधर-उधर देखा और मैंने उनको बोला कि घर में ये जो घोड़े का पोस्टर है ना, उसको निकाल दो, आप ठीक हो जाओगे। मतलब उनको रिलेशन देखो, जैसे आपने टाइल का कलर देख के मैडम के यहाँ तक आपका इमोशन गया ना, वैसे ही घोड़ा, उन्होंने घोड़े को देखा था इस पे, स्क्रीन पे, सो उसकी धूल और अस्थमा का अटैक, ऐसे लिंक स्ट्रॉन्ग किया था कि घोड़े का पोस्टर देख के उनको अस्थमा का अटैक आ रहा था। सो यू कैन थिंक लाइक
हाउ आवर माइंड वर्क्स। तो ये जो अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं, सो दे कॉज साइलेंट स्ट्रेस इन आवर माइंड। साइलेंट स्ट्रेसेस बहुत होते हैं, ऐसे बहुत से इमोशंस होते हैं हमारे अंदर जो भी हमने सप्रेस करके रखे हैं। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारा प्रेशर कुकर हुआ है, तो हमने मतलब गुस्सा आया निगल लिया, मतलब डर लगा ऐसे ही अंदर बैठ गया, और ऐसे अगर हम सप्रेस करते गए इमोशंस, तो वो इमोशन की वजह से हमारे लाइफ में, हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। मतलब वो सब चीज़ें निकालनी होती है बाहर की, कैसे या तो रोने से निकाल दो, इसको हीलिंग बोलते हैं, सिस्टम से भी निकालना बहुत या तो रोना बोलते हैं, हँसना बोलते हैं, जो भी आपको लग रहा है वो सब बाहर निकाल दो तो एकदम सेट, आप खाली रहोगे एकदम से, टेंशन फ्री रहोगे। ये बात तो आप सही कह रहे हो सर। अच्छा, कोई चीज़ कोई आदमी आदमी बिलीव करता है बट डिजर्व नहीं करता, तब भी उसको मिलता है या नहीं मिलता है? डिजर्व करता है तो मिलता है ना, मतलब सी बिलीव करता है पर डिजर्व नहीं करता। बिलीव करता है बट डिजर्व नहीं करता। हाँ, डिजर्व नहीं करता इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि वो वाइब्रेट नहीं करता उस फ्रीक्वेंसी को। जैसे मान लो मैं बिलीव करता हूँ कि मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा, पर मैं डिजर्व नहीं करता कि 2 लाख रुपए मेरे को मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखते हैं कि बहुत आदमियों को, यार ये क्या, इसको भी 5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती होगी क्या? आप भी प्रोफेसर, आपके साथ भी बहुत सारे टीचर होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, तो आप भी सोचते होगे कितनी बार, अच्छा इसको भी मिलता है क्या इतना? हो सकता है सर, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ऐसी फीलिंग आ जाती है। हाँ, मैं आपके क्वेश्चन से इस तरह से समझ पा रहा हूँ कि अगर वो खुद सोचे कि मैं डिजर्व करता हूँ या करता नहीं हूँ, ऐसे बात करेगा वो सोचता है कि वो बिलीव करता है। कि मुझे मिल सकता है। तो आप, जैसे मैं हूँ, जैसे मान लो 2 एग्जाम्पल है, पहले मैं हूँ, मैं बिलीव करता हूँ पर मैं डिजर्व नहीं कर रहा, पर मुझे मिल रहा है। अब सामने से आप मुझे देख रहे हो कि ये थोड़ी डिजर्व करता हो मुझे, पर मुझे मिल रहा है। नहीं, वो अगर इफ यू बिलीव आपको 100% मिलेगा। डिजर्व करना ना करना ये दूसरों का पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। तो हम अगर बिलीव करते हैं तो हमें मिलेगा। चलो आपने इतनी बातें तो करी है, अब स्ट्रेस पे भी आ जाते हैं। तो स्ट्रेस अगर किसी को आ रहा है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम उसको हो सकते हैं, उसको मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा, या उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगा स्ट्रेस? ओके, सबसे पहले तो हम स्ट्रेस को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है, मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो मेंटल रेजिस्टेंस। आपका मन जिसको भी रेजिस्ट करता है, वो स्ट्रेस उत्पन्न करता है। सपोज कि ये गिलास है पानी का, इसको मैं अगर पुश करूं तो ये स्ट्रेस नहीं ये करेगा क्योंकि ये रेजिस्ट नहीं कर रहा मुझे। अगर मैं टेबल को हिलाने की कोशिश करूं तो मैं फोर्स ही लगा रहा हूं, लेकिन टेबल उल्टा मुझे अपोज कर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस की वजह से स्ट्रेस उत्पन्न होता है। वैसे ही अगर कोई पर्सन आपके हिसाब से नहीं बर्ताव कर रहा, आपके साथ नहीं बोल रहा, तो आपके दिमाग में उसके बारे में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, वो पर्सन आपको अच्छा नहीं लगता। आज का दिन ये आपके हिसाब से अगर नहीं है, तो वो स्ट्रेस निर्माण करेगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं है, तो यू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो रेजिस्टेंस इज स्ट्रेस, मेंटल रेजिस्टेंस इज स्ट्रेस। ओके, तो इसी चीज को आगे ले जाते हैं कि आपने पूछा कि स्ट्रेस क्या कर सकता है हमारे लाइफ में। तो इसके बारे में मैं लुई एल हे का वर्क बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करके उसको ये किया है, डिकोड किया है इन चीज़ों को। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आई वाज इन ऋषिकेश फॉर अ योगा ट्रेनिंग, और वहाँ पे एक टीचर थे, और वो टीचर, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया था, तो मैंने बताया था कि मैं हीलर हूँ, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग देता हूँ। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि सर, मेरे राइट साइड का जो शोल्डर है उसमें बहुत पेन हो रहता है आजकल, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हर रोज़ योगा करने वाला इंसान हूँ, पढ़ाते थे हमें, अष्टांग योगा पढ़ाते थे। तो मैंने उनको पूछा, क्या आपके लाइफ में कोई ऐसा मेल है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाल ही में आपके आप पे आई है, और वो आपको ये नहीं हो रहा, मतलब सहन नहीं हो रहा, या फिर आप बोल सकते हो कि ओवरबर्डन्ड हो आप उससे? तो उन्होंने अचरज से मुझे देखा और पूछा कि आप फेस रीडिंग वगैरह करते हो? मैंने बोला नहीं, आपके सिम्पटम से ही पता चल रहा है कि ऐसे आपके लाइफ में चल रहा है अभी। तो सच में उनके उनके जो फादर थे, पिताजी थे, उनको पैरालिसिस का अटैक आया था, और उनका पूरा वो सेवा वगैरह करके उनको नौकरी भी संभालनी पड़ती थी, करियर भी देखना पड़ता था। तो आपके मन में भी शायद आया होगा कि ये कैसे उन्होंने डिकोड कर लिया कि मेल होगा या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो शोल्डर से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो,
तो उससे रिलेटेड जो इमोशन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं चाहिए, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आई हुई होती है। एंड राइट साइड इंडिकेट्स द मस्कुलाइन थिंग, दैट इज अगर आप किसी पुरुष को माफ नहीं करते तो इट रिफ्लेक्ट्स इन राइट साइड ऑफ योर बॉडी, और अगर आप किसी स्त्री को माफ नहीं करते इट रिफ्लेक्ट्स इन लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी। ऐसा ही मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक मेरा दोस्त आया, मैं बहुत एग्जांपल बता सकता हूँ इसके बारे में। एक मेरा दोस्त आया मुझसे मिलने और बोला कि मेरे लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा है। अभी मैंने पुणे की एक डॉक्टर हैं, उनका अपॉइंटमेंट लिया है और यहाँ के डॉक्टर तो ऑपरेट करना ही बोल रहे हैं, तो उनका मैं सेकंड ओपिनियन लेने जा रहा हूँ। तो इतना दर्द में था, तो मैंने बोला कि 5 मिनट बैठ मेरे साथ, हम बात करते हैं। तो कहाँ पे दर्द है? तो लोअर बैक में है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन उससे पूछा कि ऐसे कितने आदमी हैं जिन्होंने तुम्हारे पैसे डुबोए हैं? उसने बोला बहुत लिस्ट बड़ी है। तो मैंने बोला एक-एक को माफ़ करना होगा। माफ़ करना मतलब दिमाग से उनसे रिलेटेड जो भी एंगर का कोई भी जो भी चार्ज है उसको निकालना ज़रूरी है। जैसे ही हमने उस पे वर्क किया तो उसी एक सेशन में उसका वो दर्द गायब हो गया। तो आप बोल रहे हो कि कोई भी बीमारी होती है इस तरह की कि पीठ में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, तो वो कोई एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। पीठ में अगर इमोशन, ट्रैप्ड इमोशन, तो पीठ में अगर दर्द होगा तो उस मैक्सिमम ये प्रॉब्लम मैंने लेडीज़ में देखा है कि जिनको लगता है कि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे अगर होगा तो आपका पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अगर लैक ऑफ लव है, मगर जिनको प्यार की एनर्जी नहीं मिलती, बचपन से शायद वो माँ-बाप के साथ नहीं पले-बड़े हुए होते हैं या फिर वो हॉस्टल में रहे हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ लो बीपी का प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। और ऐसे ही मैं मतलब अगर आपके पैर दुखते हैं, वेरिकोज़ वेन्स हैं, तो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, करियर में मैं आगे नहीं जा रहा, ऐसे अगर भावना हमेशा ऐसे रहती है तो पैर दुखते हैं। पैर दुखते हैं उनके। यस, पैर दुखते हैं। तो कमेंट कर देंगे लोग सर जिनके पैर जो करियर में आगे जाना नहीं चाह रहे होंगे, मतलब जा नहीं पा रहे होंगे, और अगर उनके पैर दुख रहे होंगे यस, यस, यस। तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि यार ऐसा सिचुएशन है मेरे साथ। हाँ, मतलब मैं एक सिंपल एक ये फ़ॉर्मूला बताता हूँ आपको। हमारे हार्ट को प्रेम का प्रतीक माना गया है। बिकॉज़ यहाँ पे अनाहत चक्र होता है, तो हम प्यार की एनर्जी यहाँ से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, और हमारे ब्लड को हैप्पीनेस का एक प्रतीक माना गया है। तो ऐसे बोला जाता है कि हमारे हार्ट ने प्यार से पूरे शरीर में हैप्पीनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्यार का इमोशन आपका ड्राई हो चुका है, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना पॉसिबल है। या फिर आजकल छोटी-छोटी बातों में जो भी हैप्पीनेस होता था, आनंद होता था, वो निकल चुका है। तो उनको मैं बोलता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल चेक कर लो, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ऐसे बोला बोला जाता है ना कि आपके लाइफ का अगर स्वीटनेस कम हो जाए, तो वो आपके ब्लड में उतरता है। करेक्ट। मुझे देख के क्या लगता है सर आपको? आप मुझसे बात कर रहे होते हैं वैसे। I can sense the vibes and you are very positive vibe. You have a very positive vibes. इमोशंस इमोशंस उसके बारे में बात करनी पड़ेगी उससे रिलेटेड। फील आ रहा आपको इमोशंस का? डोंट नो, बट वी हैव टू डिग डीपर इनटू दिस। अभी आपने ये पूछा तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं कि इमोशंस को पहचाने कैसे, कि हमारे अंदर ट्रैप्ड है कि नहीं। हाँ तो बताओ, मेरे अंदर इमोशंस ट्रैप्ड है कि नहीं, अभी बता दो। इसके लिए और कोई नॉर्मल आदमी भी फिर कैसे पहचानेगा कि मतलब उसके अंदर इमोशंस, वो इमोशंस में ट्रैप है या नहीं है? एकदम सिंपल सी मेथड बताता हूँ। जैसे कि हमने ये बोला ना कि उसका हेल्थ रिलेटेड इफेक्ट हो सकता है, वैसे ही हर सेक्टर में ये ट्रैप्ड इमोशंस अफेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये ट्रैप्ड इमोशन सिर्फ हेल्थ के बारे में नहीं, दूसरी चीज़ों के बारे में भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर बचपन में आपने कुछ हिसाब गलत कर दिया, मतलब दुकान गए, वापस लाने थे 10 रुपए, लेकिन आप 5 ही रुपए लेके आए, तब आपकी माँ ने आपको बोला कि तुम्हें तो कभी पैसे की समझ आनी नहीं है। अगर वो इमोशन आपके अंदर डाला हुआ है बचपन से, एंड इफ इट इज ट्रैप्ड इनसाइड यू, आप बड़े होकर भी पैसे नहीं संभाल सकते। तो दैट इमोशन इज द ब्लॉकेज इन योर मनी फ्लो। जेलसी अबाउट मनी, या फिर बहुत से ब्लॉकेजेस मनी से रिलेटेड हैं।
रिलेशनशिप, अगर हमारे आसपास ऐसे लोग भरे हैं जिन्होंने माँ बाप का झगड़ा देखा है, जिन्होंने डिवोर्सेस देखे हैं, तो वो देख देख के उनके दिमाग में इतना वो पक्का बैठ चुका होता है कि ये मतलब शादी मतलब यही होती है। तो वो इमोशन से अगर वो रह रहे हैं तो उनके लाइफ में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होना बहुत ही नेचुरल है। तो हर एक सेक्टर में ये इमोशंस बाहर निकलते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि मतलब मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर एक संतरा है और संतरे को अगर आप ये करोगे, स्क्वीज़ करोगे, तो उसमें से संतरे का जूस बाहर निकलेगा। नींबू को स्क्वीज़ करोगे, नींबू का रस बाहर निकलेगा। वैसे ही किसी भी आदमी को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला जाए, मतलब उसको स्क्वीज़ किया जाए, तो उसके अंदर से जो भी निकलेगा वो ट्रैप्ड होगा अंदर। ओह! तो वो ट्रैप्ड इमोशन की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। इमोशंस की वजह से। तो कोई कैसे पहचानेगा कि उसमें इमोशंस ट्रैप है, इमोशनली ट्रैप्ड है या नहीं है वो? या इसके लिए मैं पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कि मान लो अगर कोई ट्रैप है, फँस गया, तो क्या वो तोड़ सकता है क्या चीज़ों को? निकल सकता है क्या यस, उनसे? यस, यस। कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो अवेयरनेस, हमारा उसके प्रति अनअवेयर होना, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है इसमें, कि मुझे पता ही नहीं है कि इसके बारे में ये इमोशन था। जब आपको ये पता भी चल जाता है कि इसके पीछे ये इमोशन था, तो उस चीज़ के लिए आप मतलब अवेयर हो जाते हो, तो उसी क्षण वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स भी हैं, जिनके बारे में बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन ये है कि ये नेगेटिव इमोशंस को पहचानें कैसे? क्योंकि मतलब वो कि आपने बताया था कि अवेयर नहीं है, तो उसको पहचानना ज़रूरी है। सही। तो क्वेश्चन ये आ गया कि उसको पहचाने कैसे कि वो ट्रैप्ड है? यस। तो इसके लिए मसल टेस्टिंग हम कर सकते हैं। तो मसल टेस्टिंग तो मतलब ये टेक्निक करने के लिए 2 आदमियों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप खुद पे करना चाहते हो, तो मैं जो करने को बोलूँ वो आपको करना है, अभी आप कर सकते हो। जैसे कि आपको खड़े होना है, ओके? फीट्स अपार्ट म्हणजे मतलब शोल्डर के जितनी लेंथ फीट में लेनी है, ओके? और आँखें बंद करने लेनी है। तो आपको और पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना है। धीरे-धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी स्वे हो रही है, हुँ। ठीक है? आगे-पीछे, आगे-पीछे। तो उस वक़्त आपको ये खुद से ये पूछना है कि मतलब आप कोई भी पॉज़िटिव थॉट ले लो, आपका खुद का नाम ले लो कि मेरा नाम XYZ है। तो अगर आपका थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करता है, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ स्वे होती है। हुँ। और अगर आप बोलते हो कि आई आई विल गेट 1 करोड़ रुपीज़ बाय एंड ऑफ दिस ईयर। हुँ? आपको लगता होगा कि शायद मैं इससे अलाइन्ड हूँ, लेकिन आपके अंदर कोई सप्रेस्ड इमोशन है क्या उसके बारे में? तो इसके लिए आप खुद ही आँखें बंद कर लो। अगर आप पीछे की तरफ जाते हो, तो उसका मतलब है कि आप उसको अंदर से अपोज़ कर रहे हो। सही में कर सकते हैं अभी ऐसा? हाँ। ट्राई कर लें? मैं ट्राई कर लूँ अभी? ले कैमरा ऑन कर। पहली बार ऑडियंस आपकी पैंट देखेगी। पैंट तो देख रही ना अब देखो कपड़े देख। आप इतने ही दिखते हो ना, सब हाँ। सब पॉडकास्ट में सब इतने ही ठीक है, आज पहली बार इस पॉडकास्ट में से देखी। अब क्या करना है सर बताओ? हाँ, सो आई वांट यू टू थिंक अबाउट मतलब क्या आपको ये करना है, डिसाइड करना है। वो क्यों बताऊँगा? वो तो अंदर सोचूँगा ना। वो तो मैं अंदर सोचूँगा। ओके, वही मतलब यू मे थिंक कि पैसे के बारे में मेरे अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं, हुँ। ओके? ये आपको सोचना है। पैसे के बारे में मेरे अंदर सप्रेस्ड समझ मतलब ऐसे मतलब अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं। अगर हैं, तो देखते हैं आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मतलब पैसा मेरे पास कम आएगा ऐसे? नहीं, 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 नहीं। अब आप ऐसे ही पूछ रहे हो खुद खुद के सबकॉन्शियस माइंड को कि पैसे के बारे में मेरे अंदर सप्रेस्ड इमोशन है कि नहीं? ऐसे पूछना है। दबे हुए इमोशंस है या नहीं है? दबे हुए इमोशंस है कि नहीं? तो उसका आपको एक सेंटेंस बनाना है कि पैसे के बारे में मेरे अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं। ऐसा बनाओ है। ऐसे अंदर ही अंदर सोचना है। आँख बंद करो। हाँ, आपको पूरा शरीर ढीला छोड़ना है और आपको सोचना है कि पैसे के बारे में मेरे मन में सप्रेस्ड इमोशंस हैं। कहाँ की तरफ जा रही है बॉडी? आगे की तरफ आ रही है। आगे की तरफ आ आगे रहा की है। तरफ आ रही है ना? सो यस, द आंसर इज़ यस। मतलब है। है, और मतलब है मतलब अब मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा? मैं पैसे के बारे में कुछ गलत सोचता हूँ। नहीं, नहीं, आप नहीं सोचते। अंदर मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, तो ये
आप ऐसे समझो कि आपको उसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता। पैसे के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे बोला जाता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके सबसे नज़दीक 5 जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, उनका इनकम निकालो, उनका इनकम लिखो, उसका एवरेज निकालो, उतना इनकम आपका होगा। इसका मतलब किन वाइब्रेशंस में आप रहते हो, सब्लिमिनली आपने अपने अंदर क्या-क्या लिया हुआ है आज तक, वो भी बहुत मैटर करता है। मैं तो सर ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ के साथ रहता हूँ। आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? कोई भी नहीं है सर, एक भी दोस्त नहीं मेरा। सही में एक भी दोस्त नहीं है। सो डज़ इट हर्ट यू? पहले तो करता था पर अब नहीं करता है, मैटर नहीं करता। अब नहीं करता है। आप अपने काम में बिज़ी हो गए हाँ, हो, मतलब मैटर पहले तो करता था कि यार ऐसा क्यों हो गया? दोस्ती क्यों टूट गई? 15-16 साल की दोस्ती थी हमारे, कुछ ग्रुप था हमारा, जो टूट गया। फिर पहले लगता था कि ऐसा क्यों हुआ? फिर लगता है कि ठीक है यार, जो हुआ है मतलब अगर वो नहीं होता, तो मैं यहाँ नहीं होता। या मतलब आप इसको इस तरह से ले रहे हो पॉजिटिवली कि अगर मैं उसी चीज़ में अगर अटका हुआ होता, तो शायद मैं ये काम नहीं कर रहा होता। शायद मैं आज 400 पॉडकास्ट नहीं कर पाता, यस। इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर नहीं बन पाता। सही है, वो भी सही है, लेकिन अ, इसके लिए थोड़ा-सा मतलब यू आई फील सम इमोशंस इन यू व्हाइल यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। I don't know why, but I felt some emotions inside you. But you have to get rid of it, and I will tell how to do that. वो कैसे करना है वो। इसके बारे में पता लग गया अपन को कि आपने टेक्निक बता दी। हाँ, मतलब ये टेक्निक जो है ना, स्वे टेक्निक बोलते हैं इसको। तो स्वे टेक्निक से आप पता लगा सकते हो कोई भी क्वेश्चन, मतलब आप गूगल कर दीजिए कि पैसे के बारे में कौन-कौन से ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। हुँ, तो एक मेरे पास एक 74-75 कुछ तो सेंटेंसेस हैं, जो भी पैसे का फ्लो आपके लाइफ में ब्लॉक कर रहे हैं। हर एक सेंटेंस को देखिए और ये कहिए, इफ़ यू बिलीव इन द सेंटेंस यू स्वे फॉरवर्ड, इफ़ यू डू नॉट बिलीव यू स्वे बैकवर्ड्स। तो ऐसे हर एक को टेस्ट कीजिए, 10-20 सेकंड में हो जाता है ये टेस्ट। तो जो भी आपके अंदर है वो आपको पता चल जाएगा, और उस पे काम करना अपना आगे का भी टॉपिक होगा। उस पे काम कैसे करते हैं, यस, उसको निकालना होता है ना, उसको निकालना ज़रूरी है। चलो ठीक है, मतलब अपन ने टेक्निक के बारे में मतलब टेक्निक भी समझ ली, अवेयरनेस भी समझ ली। अब अपन ये चीज़ समझते ही मतलब कुछ पूरा तो नहीं समझ पाएँगे इस पॉडकास्ट में, बट एक चीज़ समझे कि कैसे निकालें। तो पैसे से पैसे की बात कर रहे हैं, मनी रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो कोई पैसे कमाना चाह रहा है, जैसे आपने मेरे को बोल दिया, अब मेरे जैसे तो लाखों लोग होंगे, सेम सिचुएशन में होंगे। तो अब मैं कैसे निकालूँ, तो लाखों लोग कैसे निकाल पाएँगे चीज़? ओके, तो इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स बताई गई हैं कि सप्रेस्ड इमोशंस को कैसे निकालें। सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज करना ज़रूरी है कि मेरे अंदर ये है। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट एक्नॉलेज, ये बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो आपने ये पहले मतलब स्वीकारना ज़रूरी है। उसके बाद उस पे क्लियरिंग टेक्निक्स बोलते हैं इनको। जैसे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स है, उनके साथ ये क्लियरिंग टेक्निक्स भी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाता हूँ, तो लास्ट में मैं क्लियरिंग टेक्निक्स बताता हूँ कि अंदर से क्लियर कैसे हुआ जाए। तो अगर आपको इमोशंस कोई ट्रैप्ड है, पता नहीं है, लेकिन इस सेक्टर में प्रॉब्लम है, ये पता है, तो उसके लिए आप हो'ओपोनोपोनो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हो'ओपोनोपोनो ये टेक्निक है, हवाईयन वापस से टेक्निक। हो'ओपोनोपोनो, होपोनोपोनो, हो हो'ओपोनोपोनो। ओपोनोपोनो। हाँ, अच्छा। ये एक हवाईयन टेक्निक है जो मतलब हमारे अंदर, इसको मैं मेंटल बात बोलता हूँ। जैसे कि आप कल्पना कीजिए कि हम जन्म से आज तक हर रोज़ नहाते आए हैं, खुद को साफ करते आए हैं। अगर हम जन्म से लेके आज तक सफाई ना करते बॉडी की, नहाते नहीं, तो क्या हो जाता? मैं जम जाता मोटा-मोटा। यस, मैल जम जाता, ये पूरा हमारा शरीर मतलब डिसीजेस का घर बन जाता, राइट? तो आपने कभी ये सोचा है कि हमारे मन पे भी धूल बैठ रही है हर रोज़, हर क्षण, हर मिनट? और इसके बारे में हमने कब सोचा है? मतलब इसको कभी क्लीन करने का सोचा है? नहीं सोचा है। मतलब इसका बात कभी लिया ही नहीं है मन का। जैसे शरीर का लिया वैसे मन का नहीं लिया ना, तो मन का बात लेने के लिए हो'ओपोनोपोनो टेक्निक है। तो हो'ओपोनोपोनो में आपको 4 सेंटेंसेस बोलने होते हैं जो हाईएस्ट वाइब्रेशन के हैं, और वो कुछ इस तरह से हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये खुद को ही बोलना है। मतलब आप पूरे प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए, आपके सब अभी जो करंट कंडीशन है, उसके बारे में सोचिए, उसको दिमाग में लाइए और एक्नॉलेज कीजिए कि इस प्रॉब्लम के लिए मैं खुद ही ज़िम्मेवार हूँ। इसलिए आई एम सॉरी,
मतलब खुद को ही सॉरी बोलना है, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर होपोनोपोनो मनी के लिए करना है तो आप सिंपली उसके आगे मनी जोड़ सकते हो। आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी। तो ये 4 वाइब्रेशंस आप उसको हर रोज जोड़ सकते हो। तो होपोनोपोनो की वजह से ओवरऑल क्लींजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। 10 मिनट तक आपको इमोशन के साथ ये 4 सेंटेंसेस बोलने होते हैं। तो आपके अंदर का मैल बहुत निकल जाता है। मतलब ऐसे बोला जाता है कि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी संख्या में ज़्यादा होती है, लेकिन उसका पावर कम होता है। लेकिन पॉजिटिविटी संख्या में कम होती है, लेकिन उसका पावर ज़बरदस्त होता है। करेक्ट। नेगेटिव इमोशंस या जो हमारे अंदर गार्बेज अंदर गया है, ऐसे बोला जाता है कि हमारे सेंसेस थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मिलियंस ऑफ बाइट्स अंदर जा रहे हैं, हर क्षण, हर मिनट, और उनमें से कुछ हजार हमारे ब्रेन को समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ पे इतने सारे वाइब्रेशंस मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपका चेहरा, ये लाइट्स, ये कैमरा, ये यही सिर्फ प्रोसेस कर पा रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन मेरे अंदर गए हैं, वो गार्बेज की तरह अंदर बढ़े हैं। तो वो गार्बेज निकालने के लिए ये होपोनोपोनो बहुत अच्छी टेक्निक है। तो मनी के लिए हो तो ये बोलना है, मनी को बोलना है, लव के लिए हो तो लव के लिए बोलना है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कोई आपके पैसे नहीं दे रहा, तो आप उसके लिए भी उसका नाम लेके भी ये करो कि आई एम सॉरी XYZ, मुझे माफ़ कर दो। भले ही आपको लगे कि मैंने कुछ गलती नहीं की है, वो सब बाजू में रख दो। उस पर्सन का नाम ले लो कि आलोक ले लेते हैं। आई एम सॉरी आलोक, अम, प्लीज़ फॉरगिव मी आलोक, आई लव यू आलोक, थैंक यू आलोक। तो ये अगर आप उसके बारे में करने लगोगे, तो वो जल्दी आपके पैसे लौटा देगा। पैसे लौटा देगा वो हमारे। यही है, मतलब जो भी जो जिस भी इमोशन के वजह से वो आपके पैसे नहीं लौटा रहा था, तो वो इमोशन डिसॉल्व होता है होपोनोपोनो की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर मेथड जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। EFT का मैं इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर हूँ, और इसके मैंने मिरेकल्स देखे हैं, मिरेकल्स। मतलब एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो हमारे क्लास में एक महिला आती थी, तो उनको मैंने बेसिक EFT पढ़ाई थी, और उनके पिताजी जो थे 75 इयर्स ऑफ ओल्ड, और उनको डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी का प्रॉब्लम हो गया था। तो 2 बार उनकी आँखों का ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन के बाद उनको पूरा ही दिखना बंद हो गया। डॉक्टर ने बताया कि इस उम्र में इसके आगे हम नहीं जा सकते, और इनको इसी हालत में रहना पड़ेगा। लेकिन उनको EFT के बारे में पता था। उन्होंने उनके फादर को बेसिक EFT बताई, और बेसिक EFT लेकिन उनको 1 महीने तक करनी पड़ी। EFT एक्चुअली गिव्स रिजल्ट इन मिनट्स, बट उनको 1 महीने तक EFT करनी पड़ी। लेकिन आफ्टर 1 मंथ ही नाउ अभी वो 100% देख सकते हैं। ईएफटी से देख यस, सकते हैं। EFT की वजह से। तो यहाँ पे बता दो सर, इस पॉडकास्ट में ईएफटी क्या टेक्निक। मैं बताऊँगा ना। तो दूसरा एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक बॉलीवुड के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनकी वाइफ़, तो वो मेरे से काउंसलिंग लेती थी। मैं सेलिब्रिटी काउंसलर भी हूँ, तो उनकी वाइफ़ मुझसे काउंसलिंग लेती थी। तो उनको 2 साल से माउथ अल्सर था। कुछ भी तीखा नहीं खा सकती थी वो, सब फीका, फीका, फीका खाना पड़ता था। तो सब डॉक्टर्स किए, सब सब पैथीज़ वगैरह सब ट्राई कर दिया, और बाद में फाइनली आई आई वाज़ द फाइनल रिज़ॉर्ट फॉर हर। तो मेरे पास वो आई और मुझे बोला कि 2 साल से ये है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहा था मैं। तो एक राउंड हो गया, एक सेशन हो गया 15 मिनट का, और मैंने बोला कि आपके घर में अभी तीखा क्या है? तो उन्होंने बोला सेव हो सकती है। मैं सेव लेके आई और उन्होंने सेव खाई, नहीं तीखा नहीं लगा, जो अब तक उनको तीखा लग रहा था। सो फाइनली आफ्टर 1 सेशन उनको कुछ भी वो माउथ अल्सर का सिम्पटम महसूस नहीं हुआ। उन्होंने कैंसर तक के सभी टेस्ट कर लिए थे। दूसरे दिन उन्होंने वड़ा पाव, उनको खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो वड़ा पाव खाते हुए मिर्ची के साथ फ़ोटो डाली मुझे व्हाट्सएप पे, और बोला कि सर 2 साल में पहली बार, थैंक यू। सो दैट इज़ हाउ EFT वर्क्स। एंड EFT के लिए सिम्पटम्स अगर पता हो ना,
तो सिम्टम्स पे भी ईएफटी काम करती है, वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करती है कि इमोशन कौन सा है। तो टेक्निक भी बता दो सर, ईएफटी की टेक्निक। यस, ईएफटी का मैं टेक्निक बताता हूँ। सबसे पहले हम हीलिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ईएफटी से हम मैक्सिमम हीलिंग या फिर और भी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। इसको ट्राई इट ऑन एवरीथिंग बोला जाता है। कोई भी चीज़ पे ट्राई कर सकते हो। हमारे बॉडी को हील कौन करता है? बॉडी को खुद को हील होना पड़ता है, राइट? बाकी सब चीज़ें उसको हेल्प कर सकती हैं। जो भी टैबलेट्स हैं या फिर सर्जरीज़ हैं, इंजेक्शंस हैं, वो हेल्प कर सकती हैं। अगर बॉडी ने नकार दिया, मुझे ठीक नहीं होना है, तो कोई भी चीज़, कुछ भी असर नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग मैकेनिज़्म हमारे जन्म से मौजूद है। अगर कोई ज़ख्म होता है तो उसको भरने का काम भी हमारी बॉडी ही करती है। तो ये हीलिंग मैकेनिज़्म अंदर है, लेकिन बॉडी हर एक बीमारी को ठीक नहीं कर रही है। कई-कई बीमारियाँ तो सालों से हमारे अंदर पड़ी है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 इंटेंशंस होते हैं, एक इंटेंशन ऑफ बॉडी और इंटेंशन ऑफ माइंड। बॉडी का इंटेंशन हम हमेशा हीलिंग का होता है, मुझे ठीक होना है। लेकिन उसके आड़े आता है इंटेंट ऑफ माइंड। जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है, आपके अंदर सप्रेस्ड इमोशन है, वो माइंड उसको ट्रिगर करता रहता है बॉडी को। वो बोलता रहता है कि ये मतलब तुम्हें अगर सर्दी-खाँसी होती है तो 15 दिन ठीक नहीं होती। अगर बॉडी को माइंड ऐसे बोलता है तो बॉडी ठीक नहीं होती। तो बॉडी का ये जो हीलिंग मैकेनिज़्म है, तो वो हीलिंग मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सालों से मेरिडियन पॉइंट्स मतलब जिस पाथ से ये ऊर्जा बहती है, वो बहते-बहते हमारे शरीर के सतह पे आती है। ये जो हमारी हीलिंग एनर्जी है, तो वो जिन पॉइंट्स पे सतह पे आती है, उन पॉइंट्स को बोला जाता है मेरिडियन पॉइंट्स। ठीक है। ठीक है? तो इन मेरिडियन पॉइंट्स पे वर्क करके कोई बीमारी को ठीक करना, इसके लिए बहुत से मेथड्स डेवलप हुए। बीमारी ठीक करने के बहुत से मेथड्स हैं, उसके बारे में मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन एक मेरिडियन थेरेपी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि एक थेरेपी में उन पॉइंट्स को दबाया जाता है, उसको हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं। कोई थेरेपीज़ में उसको पंक्चर किया जाता है, उसको एक्यूपंक्चर बोला जाता है। कई थेरेपीज़ में इसको सिर्फ टच किया जाता है, उसको जिनचिन जुत्सु बोला जाता है। और कई थेरेपीज़ में उन पॉइंट्स को टैप किया जाता है। लेकिन हर एक मेथड में ये पॉइंट्स अलग-अलग होते हैं। तो मैं क्विकली ईएफटी के टैपिंग पॉइंट्स आपको बताता हूँ और ये कैसे किया जाता है उसके बारे में भी मैं डेमो दूँगा। तो ईएफटी के टैपिंग पॉइंट्स, मैं शॉर्ट ईएफटी के बारे में बात करूँगा। तो 9 टैपिंग पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे ये ऊर्जा बाहर आती है, मतलब सरफेस पे आती है। पहला पॉइंट होता है कराटे चॉप, जो भी हमारे लिटिल फिंगर से लेके यहाँ से यहाँ तक ये जो फ्लेशी पार्ट है, इसको बोला जाता है कराटे चॉप। स्टार्ट ऑफ आईब्रो, जहाँ पे आईब्रो हमारी स्टार्ट होती है वहाँ पे। साइड ऑफ आई, यहाँ पे आँख आँख के बाजू में, यहाँ जो बोन है वहाँ पे। अंडर द आई, यहाँ पे। अंडर द नोज़, यहाँ पे। चिन पॉइंट, अंडर द लिप। कॉलर बोन, स्टार्ट ऑफ कॉलर बोन, यहाँ पे। अंडर द आर्मपिट्स, 4 to 5 इंचेस बिलो योर आर्मपिट्स, ओवर द रिब्स एंड टॉप ऑफ इट। ये 9 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर किसी को याद रखने हो तो फिर से ये पॉइंट चला के वो देख सकता है। तो ये 9 पॉइंट्स को कैसे इस्तेमाल में लाते हैं, कि इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। नितिन के साथ ले। ओके, नितिन आ जाओ। सबसे पहले प्रॉब्लम के जो सिम्पटम्स हैं, उन सिम्पटम्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। अभी प्रॉब्लम के क्या सिम्पटम्स हैं? मतलब पेन है कहीं पे? पेन है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते वक़्त। अभी पेन महसूस हो रहा है? हाँ, मतलब अगर स्ट्रेच करता हूँ तो पेन। अच्छा, स्ट्रेच करो। अभी सबसे पहले हम प्रॉब्लम का, अगर पेन वगैरह इस टाइप का टेंजिबल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमें उसका एसयूडी डिफाइन करना होता है। एसयूडी मतलब स्टैंडर्ड यूनिट फॉर डिस्ट्रेस। सिंपली सेइंग, इसको मार्क्स देने हैं 0 to 10। 0 मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 10 बीइंग अनबेरेबल प्रॉब्लम। सो इस स्केल पे इस प्रॉब्लम को कितना आप रेट करते हो? 4। 4। मतलब 0 to 10 इस स्केल पे इनका पेन है 4। ओके, let us start tapping on him, let us start applying EFT on him and let us see what is the effect। स्पेक्ट्स निकालो। तो सबसे पहले तो कराटे चॉप पॉइंट टैप करते वक्त आपको 3 बार एक सेंटेंस बोलना है, जिसको एक्सेप्टेंस फ्रेज बोलते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस फ्रेज का
फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से है, इवन दो आई हैव डैश आई डीपली एंड कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। डैश की जगह प्रॉब्लम को डालना है। अगर हिंदी में बोलना है तो इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, हालांकि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं खुद को मन से स्वीकारता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में करें। यस ओके, इवन दो मेरे साथ बोलना है, हम्म। 3 बार ये सेंटेंस बोलना है, इसको एक्सेप्टेंस फ्रेज बोला जाता है। इवन दो इवन दो आई हैव आई हैव दिस पेन दिस पेन अबाउट माई नी, अबाउट माई नी आई डीपली आई डीपली एंड कंप्लीटली एंड कंप्लीटली लव लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। एक्सेप्ट माई सेल्फ इवन दो इवन दो आई हैव आई हैव दिस पेन दिस पेन अबाउट माई नी, अबाउट माई नी आई डीपली आई डीपली एंड कंप्लीटली एंड कंप्लीटली लव लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ इवन दो इवन दो आई हैव आई हैव दिस पेन दिस पेन अबाउट माई नी, अबाउट माई नी आई डीपली आई डीपली एंड कंप्लीटली एंड कंप्लीटली लव लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। एंड एक्सेप्ट ये हो गया कराटे चॉप पॉइंट टैप करते वक्त हमने 3 बार एक्सेप्टेंस फ्रेज बोला। बाकी सब पॉइंट टैप करते वक्त हम सिर्फ रिमाइंडर फ्रेज बोलेंगे। रिमाइंडर फ्रेज मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको 1 या 2 वर्ड में शॉर्ट करके सिर्फ रिमाइंड करना है खुद को। जैसे कि दिस पेन अबाउट माई नी, दिस पेन अबाउट माई नी दिस पेन 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 दिस पेन। दिस पेन ओके, देन डीप ब्रीथ और ब्रीदिंग को नी तक ले जाओ, पेन तक, और मुंह से बाहर छोड़ दो। गुड, एंड वन सेकेंड। ओके, इसके बाद फिर से एसयूडी लेना है। चेक, स्ट्रेच, कितना है? 4 3। इसी प्रॉब्लम के बारे में अगर हमें दूसरा राउंड करना हो तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। दिस रिमेनिंग पेन, दिस रिमेनिंग पेन 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 दिस रिमेनिंग पेन। दिस रिमेनिंग पेन अगेन डीप ब्रीथ और रिलीज, डीप ब्रीथ, रिलीज। और उसी प्रॉब्लम के बारे में अगर दूसरा राउंड करना पड़े तो दिस रिमेनिंग पेन, दिस रिमेनिंग पेन 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 रिमेनिंग पेन, रिमेनिंग 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 पेन, डीप ब्रीथ, deep breath, release. So that's it. So please check what's first the problem. If you have still the problem remains, it may have reduced, but if it persists, then you have to work on the next level, that is emotion. Okay, we can. It will stop. By the way. Okay. Yeah. Fine. Thank you. कितना लग रहा है? कम हुआ? थोड़ा सा मतलब जितना पहले हो रहा था उससे 1 पॉइंट कम हुआ है ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं, वो हमें अभी 1-2 घंटे बाद देखिए वो कम हो जाएगा। दयानंद सर, हमारा पॉडकास्ट तो बहुत सॉलिड हो गया, अपन ने बहुत गजब की बातें कर ली और आपने एक नए डायरेक्शन में लेके चले गए इस पॉडकास्ट को आप। अब मुझे बताइए सर कि वास्तव में अगर किसी को पैसे को अट्रैक्ट करना हो, जैसे आपने मेरे को बता दिया सप्रेस्ड है, मतलब कुछ चीज़ें दबी हुई है, तो मैं आपसे ऑफलाइन पूछूंगा वो तो, बट पूरी ऑनलाइन जो ऑडियंस हमको देख रही है, जो हमको सुनना पसंद करती है, उनके लिए एक ऐसा निचोड़ बताओ कि वास्तव में पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, क्या लॉ है? मैं ओवरऑल मैनिफेस्टेशन के बारे में एक नेचर का लॉ बताता हूँ, क्योंकि हम लोगों को इंस्पायर होना चाहिए नेचर से। तो मैंने जैसे पहले बताया कि नेचर एक पेड़ को कैसे मैनिफेस्ट करता है, तो उसी चीज़ से हम नेचर कैसे, पैसा ही नहीं, ओवरऑल सभी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट करता है उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। तो नेचर में हम सभी प्रोसेसेस को अगर देखें तो वो सारी एफर्टलेस होती हैं। एफर्टलेस मतलब नेचर कोई भी प्रयत्न नहीं करता, कोई भी एफर्ट्स नहीं लेता। अगर कोई पेड़ बढ़ रहा है तो वो बढ़ता है, वो कोशिश नहीं करता। अगर कोई पंछी उड़ रहा है तो उड़ता है, कोशिश नहीं करता। अगर कोई मछली तैर रही है तो तैरती है। तो एफर्टलेसनेस इज द लॉ ऑफ नेचर, डिफेंसलेसनेस इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर नेचर में आप किसी पेड़ की तरफ पत्थर फेंकोगे तो वो खुद को डिफेंड नहीं करता, वो बिल्कुल ही मतलब आपको अपोज भी नहीं करता। तो अगर इन चीज़ों को हम अप्लाई करना स्टार्ट करें तो क्या होगा हमारे लाइफ में?
मतलब इफ वी बी एफर्टलेस एंड डिफेंसलेस, उस केस में जैसे मैंने बोला कि ये एफर्टलेस चीजें हैं कि पंछी या मछली जैसे, वैसे ही एक एफर्टलेस चीज है जो नेचर में होती है, और वो एफर्टलेसनेस है, हम विचार करते हैं वैसी ही घटना घटना, ये भी एफर्टलेस प्रोसेस है। लेकिन इन सारी चीजों में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? नेचर में एक पेड़ बढ़ रहा है और हमें लगता है कि वो और जोर से और थोड़ा और बढ़े। वो नेचर की प्रोसेस में हम बाधा अगर उत्पन्न करें, उसको खींच के उसको बढ़ाने की कोशिश करें, तो वो बढ़ेगा नहीं, वो टूट जाएगा। मतलब नेचर की नेचुरल प्रोसेस जो है, तो उसमें आपने बाधाएं डाली और वो प्रॉब्लम आ गया, मतलब वो पेड़ टूट गया। वैसे ही हमने थॉट निर्माण किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और उससे हम अगर हमेशा उसको अगर ऐसे चिपके रहेंगे, तो वो आपके पास नहीं आएंगे। सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ द एफर्ट्स। तो एफर्ट्स का गलत मतलब निकालेंगे बहुत लोग कि सिर्फ ये करके सो जाना है क्या? नहीं। तो यू लेट गो द आउटकम। मतलब आपने डिसाइड एक बार कर लिया 2 लाख रुपए मुझे कमाने हैं, तो 2 लाख कमाने हैं, विजुअलाइज किया, जस्ट लिव इट। ओके। तो उसके बाद हमें कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि लॉ ऑफ डिफेंसलेसनेस कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि कोई व्यक्ति हमें क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमारे हिसाब से बर्ताव करता है। हर एक जनरेशन आने वाली जनरेशन के बारे में बोलती है कि ये जनरेशन अच्छी नहीं है। हमारी जनरेशन, इसका मतलब वो उनके हिसाब से नहीं बर्ताव करते, उनके रेफरेंसेस अलग होते हैं। तो ये हर एक चीज पे अप्लाई करता है। ओके। तो एक दिन आपको कुछ कमिटमेंट्स लेनी है डिफेंसलेसनेस ये करने के लिए। मैं थ्योरी तो ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि बड़ा ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो चुका है। तो मैं इसके लिए आपको कमिटमेंट्स लेने होंगे कुछ, जैसे कि मैं आज हर एक चीज़ को फ्रीडम देता हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे दोस्त जैसे हैं, वैसे मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ। उनको उनकी ज़िंदगी मुबारक, उनको वो अपनी ज़िंदगी जिए, और हर एक चीज़ को ऐसे फ्रीडम दे दो, मन में से निकाल दो। वैसे ही मनी का एक आपने गोल डिसाइड किया, तो उसके बारे में जो भी हो रहा है बीच में, उन सब चीज़ों को फ्रीडम दे दो। क्या करते हैं हम लोग, 2 लाख रुपए मुझे कमाने हैं, हम बीच के स्टेप्स भी डिसाइड कर लेते हैं, इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर पहली चीज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो हम बोलते हैं अब वो नहीं होगा, 2 लाख नहीं होंगे। तो आप डिटैचमेंट निर्माण कीजिए मिडल स्टेप्स के बारे में, ठीक है? तो मतलब आप मैं खुद से एक प्रैक्टिस करता हूँ कि जो भी मेरे साथ होता है वो हमेशा अच्छा होता है, हमेशा अच्छा होता है। शायद वो मतलब आपने 9/11 के बारे में तो सुना होगा कि 9/11 पे बहुत लोग कुछ ना कुछ कारणों से ऑफिस नहीं जा पाए थे। ऑफिस ना जाना पाना ऑफिस को ना जा पाना उस वक़्त उनको नेगेटिव लग रहा था, लेकिन आगे जाके वो पॉजिटिव हुआ ना। सो यू डू नॉट लेबल ऑल द थिंग्स कि मनी के लिए ये नहीं हुआ तो बुरा हुआ, ये नहीं हुआ तो बुरा हुआ। Keep the labels aside and think about everything is happening for the good, highest good। तो आप डिटैचमेंट पैदा कीजिए हर एक मिडिल स्टेज के लिए, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको कमिटमेंट लेनी है कि मैं आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करूँगा, वो सही कैसे है, वो प्रूव नहीं करूँगा। इसलिए मैं आज के पॉडकास्ट के लिए भी मैं बोलता हूँ कि ये पूरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, बुरे लगते हैं तो भूल जाइए, ठीक है? और तीसरा कमिटमेंट है, मैं दूसरे की सुनूंगा, और वो गलत कैसे है या फिर वो झूठ कैसे बोल रहा है, इसको प्रूव नहीं करूंगा। ये 3 बातें, ये 3 कमिटमेंट से आप एक दिन जिए हफ्ते में, आप यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और इन्हीं चीज़ों को आपको इसमें अप्लाई करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। 2 लाख के बारे में सोचना है और हर एक चीज़ से डिटैच रहो। क्या हुआ? मैंने ये डिसाइड किया था, वो नहीं हुआ, लिव इट। वो तुम्हें गड्ढे में डालने के लिए हो रहा था, वो नहीं हुआ, मतलब तुम अच्छा कर रहे हो। तो सो कीप दिस माइंडसेट, एवरीथिंग विल हैपन इज हैपनिंग फॉर द हाईएस्ट गुड। सो ये क्लियर आइडिया के बाद
फाइनल आउटकम विजुअलाइज करने के बाद या फिर मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस करने के बाद आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद उसके आड़े आने वाले जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उसके लिए स्वे टेस्ट आप कर सकते हो, इसके लिए मेरे अंदर कुछ है क्या, एंड ऑफ कोर्स लर्न ईएफटी, और उसका जो अम, पीछे बाइंड करने वाला, पीछे खींचने वाला जो भी फैक्टर है उसको निकालने के लिए ईएफटी इज द बेस्ट मेथड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी मज़ा आया मेरे को। 2-3 चीज़ें, नई नई चीज़ें पता चली। एक तो टेस्ट करने वाला कि बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। कौन सा टेस्ट बोलते हैं इसको? स्वे टेस्ट, स्वे, SWAYS। SWAY, स्वे टेस्ट। ये आपको करना है। फिर कोई भी इमोशंस आ रहा है उसको चेक करना है और उसको फिर निकालना है, रिड्यूस करना है। फिर चौथा अफर्मेशन करना है और उसको भूल जाना है। यस। ये 4-5 चीज़ें हो गई। मैं और एक बात बताता हूँ इसको कि आपके गोल में आड़े आने वाले जो भी बिलीफ्स हैं वो कैसे पहचाने। तो आप सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन पूछ के खुद को इसको पहचान सकते हो। सपोज़ कि आप कोई भी एक लेमैन हो और मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको 2 लाख रुपए चाहिए, राइट? तो आपको विश्वास है आप कमा सकते हो? हाँ। ओके। अगर आपको विश्वास है तो क्यों नहीं कमा रहे हो? हुँ। इस क्वेश्चन के आंसर में जो भी आपके मन में आता है वो ब्लॉकेजेस है। नहीं, मुझे ये करना था, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, मैं बहुत लेज़ी हो चुका हूँ, मैं शेड्यूल पे काम नहीं करता हूँ, मेरे मतलब मैं हमेशा कल ये करता हूँ। ये सारी चीज़ें हैं, वो ब्लॉकेजेस हैं। और अगर आप आंसर देते हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं लगता, और मैं अगर आपको पूछता हूँ, आपको क्यों नहीं लगता कि आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो? इस क्वेश्चन के आंसर में आप जो भी बताओगे, वो लिमिटिंग बिलीफ्स है। अच्छा, लिमिटिंग बिलीव। या उसके लिए आपको ईएफटी अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके लिए ईएफटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ओह वाह! हेलन सर, बहुत माहौल बना दिया आपने तो पॉडकास्ट में आज। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए और एक नया पर्सपेक्टिव देने के लिए। एक्चुअली पर्सपेक्टिव तो सबके होते हैं, पर लोग दे नहीं पाते। तो मैं तो सारे फाउंडर से यही दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है जो वास्तव में दुनिया के पास आना चाहिए और जो पुराने ढर्रे पे हम चल रहे हैं, वो फाउंडर्स ड्रीम अगर चेंज कर सकता है, तो प्लीज़ ये सीट आप लोगों के लिए है। जल्दी से जल्दी आइए और अपने विचारधारा व्यक्त कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।